हेलो बच्चों। तो आप लोग का जैसा कि जान रहे हैं कि नाइन्थ क्लास का जो है जैक बोर्ड का मॉडल सेट आ गया है। तो मॉडल सेट जो है सभी सब्जेक्ट का आ गया है। आज हम लोग जो है ना मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट जो है नाइन्थ क्लास का जो एग्जाम में पूछे जाएंगे जिस तरह प्रश्न, उसे हम लोग सभी प्रश्नों को ठीक है ना हल करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह से क्या नियम है, क्या उसका निर्देश है, उसके बारे में। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची से जो है ये मॉडल क्वेश्चन पत्र जो है जारी किया गया है, जो कि है सेशन 24-25, यानी कि आप लोग के लिए है जो एग्जाम देने वाले हैं जस्ट। और ये जो है क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस योर क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न है। और सब्जेक्ट जैसा कि बताया गया है कि मैथ का है और फुल मार्क्स जो है पूर्णांक 40 है। उसी प्रकार से इसमें टाइम भी दिया गया है कि 1 घंटा 30 मिनट जो है आप लोग को टाइम दिया जाएगा। निर्देश आइए देख लेते हैं हम लोग निर्देश क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर 40 को बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है ना, अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद जो इसमें निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करें। देखिए प्रत्येक जो भी प्रश्न है उसका 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है और आपको उसे चयन करना है। ठीक है ना, और इसमें है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर गलत नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ होगा। ठीक है ना, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। चलिए फर्स्ट प्रश्न है 7x² प्लस 6x-2 में x का गुणांक क्या है। तो देखिए कोई भी जो बहुपद होता है तो उसमें हम लोग जिसका गुणांक पूछा जाए, ठीक है ना, उसे हम लोग उस पद में पहचानना है कहाँ पर है x। तो देखिए यहाँ पर x है, ठीक है ना, x यहाँ पर है। इसको थोड़ा हम दूसरा कलर से हाईलाइट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ग्रीन से कर दिए हैं, x है ना, x की गुना में क्या चीज है यहाँ पर जुड़ा हुआ 6 है। क्या है 6, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ 6 है, तो बी ऑप्शन में है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, 6 है, कितना है 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न दिया गया है निम्न में कौन एक चर में बहुपद है। बताना है इसमें से कि निम्न में कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है ना, तो इसमें से हम लोग के एक चर में बहुपद कौन है ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट में x है, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जिसमें भी अंडर रूट में x है या फिर घात में माइनस वगैरह है तो बहुपद नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ भी अंडर रूट में x है तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए x² तो यहाँ पर बाहर में ही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अंदर में है। तो इसलिए जो है हम लोग का ऑप्शन ए बी सी में से कोई भी हम लोग का एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर वाला तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो डी में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग का जो राइट आंसर है डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर जो हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग है तीसरा, x² - 2x + 5 बहुपद है। ये किस प्रकार के बहुपद है बताना है। देखिए रैखिक बहुपद मतलब होता है जिसका अधिकतम घात 1 हो, द्विघात मतलब होता है जिसका अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात मतलब जिसका अधिकतम घात 3 हो, और डी तो इनमें से कोई नहीं है ये है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए रिलेटेड से ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अधिकतम घात क्या है, अधिकतम जो है इसमें घात कितना है 2 है x के घात में ना, तो हम लोग का द्विघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए यहाँ पर 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है ना, तो इसको आप सरल कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 करेंगे, हाँ 197, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 197। चलिए अगला प्रश्न जो है इसको सॉल्व करना है, बस 99 का वर्ग माइनस 98 का वर्ग या फिर a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह से 99 क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 - 1 का होल स्क्वायर, पूरा के माइनस हो जाएगा, और 98 क्या लिख सकते हैं 100 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग तोड़ करके और इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पांचवा है। पांचवा नंबर क्या कर रहा है, देखिए बिंदु इतना मतलब 1,2 और -2,3 और 2,3 स्थित है, मतलब हम लोग बताना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये वाला जो है यहाँ पर देखिए 1,2 जो है दोनों क्या में है प्लस प्लस में, तो दोनों प्लस में कौन में होता है चतुर्थांश 1 में, हम यहाँ पर लिख देते हैं। चतुर्थांश 1 जो होता है इसमें दोनों मान क्या में रहेंगे प्लस में रहेंगे। इसी प्रकार से अगर चतुर्थांश 2 की बात किया जाए तो चतुर्थांश 2 में जो है पहला वाला रहता है प्लस में और दूसरा वाला रुकेगा, उल्टा बोल दिया, पहला वाला जो है माइनस में रहेगा, इसके बाद प्लस में रहेगा, मतलब एक्स क्या में रहेगा माइनस में और वाई प्लस में। इसी प्रकार से तीसरा चतुर्थांश जो है, तीसरा चतुर्थांश में जो है एक्स भी माइनस में रहेगा और वाई भी माइनस में रहेगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से जो चौथा चतुर्थांश होता है, चौथा चतुर्थांश में क्या होता है कि जो वाई वाला है, ठीक है ना, ये क्या में रहेगा माइनस में रहेगा और एक्स वाला क्या में रहेगा
प्लस में रहेगा। तो ये होता है चौथा चतुर्थांश में। तो इसमें से हम लोग की संख्या को देखिए, यहाँ पर जो निर्देशांक दिया गया है ये किस किस कैटेगरी में जा रहा है। तो देखिए पहला वाला जो है 1,2 दोनों प्लस में है, ये पहला में चल जाएगा, पहला चतुर्थांश में। और दूसरा में देखिए है माइनस माइनस में दोनों, तो दोनों माइनस में है इसलिए किस में चला जाएगा, तो ये चतुर्थांश 3 में चला जाएगा। और तीसरा वाला देखिए 2,-3 यानी कि प्लस में एगो है, एगो माइनस में। तो इसको देखिए एक प्लस में पहले वाला x वाला, एक बाद y वाला माइनस में, तो चतुर्थांश 4 में। यानी कि चतुर्थांश 1 में, चतुर्थांश 3 में और चतुर्थांश 4 में। 1, 3 और चतुर्थांश किस में जा रहा है, 4 में। ठीक है ना, चलो रोमन हो गया था, हिंदी अंक कर देते हैं। 1, 3, 4 में जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे इस तरह के। तो ये देखिए प्रथम तो दिया है, लेकिन सब प्रथम में नहीं ना है। इसके बाद तृतीय देखिए, तृतीय भी दिया है, यहाँ पर तृतीय भी है, तो तृतीय में सब नहीं है, न प्रथम में है और नहीं सब चतुर्थांश 4 में है। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो एक चतुर्थांश में स्थित नहीं है, इसलिए हम लोग का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सब एक चतुर्थांश में नहीं स्थित है जी। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर में दिया गया है एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी बताना है। इसको ना हम ग्राफ बना देते हैं थोड़ा सा, और आप लोग को समझने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इस तरह से मान लीजिए लाइन खींच दिए, ये हो गया इधर वाला जो सीधा गया है, जो सीधी लाइन है ऊपर से नीचे की ओर, ये हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है ना, कोण अक्ष वाई अक्ष हो गया। और जो इस टाइप से इधर से है, जो बड़ी लाइन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्षैतिज, ये हो जाएगा एक्स अक्ष। और ये वाला ऊर्ध्वाधर है तो वाई अक्ष। ठीक है ना, अब पूछा जा रहा है कि -3,5 है। ठीक है ना, और इसमें जो है एक्स से कितना दूरी पर है हम लोग को बताना है। तो अगर कि हम लोग सपोज के लिए यहाँ पर देखिए कौन माइनस वाला पहले है, एक बाद प्लस वाला ना, तब माइनस इसके बाद प्लस किस में आता है, तो इस चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थांश 2 में आ जाएगा। ठीक है ना, अब चतुर्थांश 2 में आ जाएगा तो -3 इस साइड में करनी है मान लीजिए, तो ये -3 और 5 जो है प्लस में इस साइड में होगा। तो इसका जो बिंदु बनेगा ये वाला, इसको पूछा जा रहा है कि ये एक्स अक्ष से कितना दूरी है। तो एक्स अक्ष यहाँ पर है ना, देखिए ई वाला एक्स डैश कहा जाता है, लेकिन एक्स अक्ष तो यही है। तो इससे यहाँ की दूरी इस डायरेक्शन में देखिए कितना है, तो हम लोग वाई में देखेंगे तो कितना इकाई है यहाँ पर 5 इकाई है। इसको हम यहाँ पर मात्रक भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हिंदी में पूर्ण रूप से नहीं क्वेश्चन दिया है, नीचे देखिए इंग्लिश में पूरा रूप से दिया है कि x बराबर y है तो उसका निर्देशांक जो है किस तरह से रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए x और y दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि जितना भी मान होगा एक दूसरे के मान, y का भी मान उतना ही है और x का मान भी उतना ही है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर x का मान k है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर देखिए x का मान 0 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 0, जो कि नहीं है, इसलिए गलत हो गया। सी में देखिए यहाँ पर k है, यहाँ पर 0 है, दोनों एक नहीं ना है, तो इसलिए यहाँ भी गलत हो जाएगा। लेकिन डी में देखिए यहाँ पर k है और यहाँ भी k है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है समीकरण x + 2y = 6 का हल है, यानी कि x + 2y = 6 का हल पता करना है। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे कि बारी बारी सभी का मान रखेंगे। ठीक है ना, तो 2 के रखेंगे x जगह पे तो हो जाएगा 2, और y की जगह पे भी 2, 2 × 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस साइड भी 6 हो गया और इस साइड भी 6, तो ये वाला भी हल सही है हम लोग का। ठीक है ना, और आगे देखते हैं हम लोग। तो 0 है, x जगह पे 0 रख देंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इधर साइड में y की जगह पे कितना है 3, तो 3 दूनी 6, तो यानी इधर 6 इधर 6, यानी कि बी भी सही है। उसी प्रकार से सी भी देखते हैं, तो यहाँ पर है 6, किसका मान है 6, x का ना, इधर वाला x होता है, इधर वाला y, तो x का मान हो गया 6, तो 6 ले लिए और y का मान 0 है, तो 0 लेंगे तो 2 शून्य 0 हो जाएगा। तो 6 इधर भी हो गया, 6 इधर भी, यानी कि सी भी हम लोग के हैं सही आंसर, यानी कि ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। और देखिए डी में दिया है ऑल, मतलब सभी, तो डी ऑप्शन जो हम लोग का एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है ना, डी वाला हम लोग को भरना है, ये नहीं कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही, कोई मार देंगे सही हो जाएगा, नहीं, आपको डी को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 समांतर रेखाओं की ढलान होती है। देखिए 2 समांतर रेखाओं की जो ढलान होती है वो होती है समान। ठीक है ना, 2 समांतर रेखाओं की जो ढलान होती है कैसी होती है, समान होती है। जैसे देखिए समांतर रेखा है, इस तरह से है मान लीजिए बराबर दूरी पर, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, बराबर दूरी पर ही ना रहेंगे, समान क्योंकि समांतर रेखा है तो ये हमेशा क्या कैसी दूरी पर रहेंगे, बराबर दूरी पर रहेंगे। ठीक है ना, मतलब समान दूरी पर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, जिस आयत की सभी भुजाएं, रुकिए ना हाईलाइट करते हैं, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जिस आयत की सभी भुजा बराबर है, जैसे हम आकृति को बनाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया इस तरह से, ये आयत है एक, और इसका जो सभी भुजा क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, तो जिस आयत के सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में कहाँ पर वर्ग है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा सही।
कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। चलिए 10 हो गया ना। चलिए 11 क्वेश्चन 11वां नंबर, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है क्या कहलाता है? तो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देखिए दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। देखिए संपूरक कोण का आधा है, उस कोण का माप बताना है हम लोग के। तो इसके लिए थोड़ा सा लिख के इधर हम लोग हल करते हैं। देखिए संपूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोण का योग जो होता है ना 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लोग मान लेते हैं ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, ये एगो 90 है तो दूसरा इसमें 180 लाने के लिए कितना जोड़ना होगा? 90। तो 90 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो आधा होगा कितना होगा? 45। तो यानी कि ए को मान जो है इधर चाहे इधर 45 होना चाहिए था और दोनों में से जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए था? 180 आ जाएगा। 45 और 90 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हम लोग की ए जो है गलत। बी में है एगो मान 180, तो 180 तो डायरेक्ट संपूरक है, तो ये हम लोग का डायरेक्ट गलत है क्योंकि संपूरक तो दोनों को मिलाने के बाद में होता है, ये अकेले ही हो जा रहा है। अब ऑप्शन नंबर सी है, तो सी जब सी में देखिए दिया गया मान 60 है तो इसका अगला मान कितना होगा जिसको हम लोग जोड़ेंगे तो जो हम लोग का 180 आना चाहिए, तो हो जाएगा 120। अब 120 के आगे आधा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 120 के आधा 60। अब देखिए एक कोण 60 डिग्री का और दूसरा वाला जो कोण है कितना 120 डिग्री का हो रहा है, तो ये हम लोग का जो है 180 आ रहा है। मतलब यदि किसी कोण पूरक संपूरक कोण है और उसका आधा एक हो रहा है और दोनों को मिलाने के बाद कितना है 180, तो वही मान हम लोग को चाहिए। तो वो मान कौन है? सी 60 है। ठीक है ना, ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, डी में 120 वगैरह दिले है तो ये हम लोग का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं तो दो सर्वांगसम आकृति समान होते हैं। कैसी होते हैं? समान, बराबर एक जैसा ना। नेक्स्ट है 14 प्रश्न, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज PQR है तो PR बराबर होगा। PR का मान पता करना हम लोग के। तो देखिए PR किसके बराबर होगा? तो देखिए त्रिभुज जो है ABC और त्रिभुज कौन है सर्वांगसम? PQR। अब इसमें हम लोग के P और R का मान दिया गया PR का, ठीक है ना, यानी कि P तब R। तो उसी तरह से इसमें जाना है पहले शुरू वाला तब अंतिम वाला, तो शुरू में A एक बाद C, यानी कि A और एक बाद C मिलाने से मिल गया हम लोग के AC। AC करना है, ढूंढना है हम लोग इसमें, तो AC बाबू जो है ना शुरू में है, तो AC हो जाएगा हम लोग का आंसर A नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, दिया गया है यदि एक चतुर्भुज का कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड में एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है ना। चतुर्भुज बन जाओ जी, बन गया। अब इस चतुर्भुज के जो है तीनों कोणों का चारों कोणों का योग जो जोड़ेंगे ना तो हम लोग कितना आता है? 360 डिग्री आता है। कितना आता है? 360 डिग्री। तो इसमें से प्रत्येक कोण का अनुपात दिया गया, तो अनुपात वाला क्वेश्चन जितने भी होते हैं निकालने के लिए हम लोग इसमें कोई भी एक चर मान लेते हैं जो एक ही मान को सब में शामिल करना है। तो यानी कि इसको देखे तो ये हो जाएगा 3x और इसके बाद जो अनुपात है कौन है? 1 है, यानी कि खाली एगो x हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा? तीसरा जो है 6x हो जाएगा और लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 5x। अब इस सब कोण के जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को? 360। अब इसको थोड़ा सा यहाँ व्यक्त करते हैं, 3x प्लस x प्लस कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6x प्लस 5x। अब सबके जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 6 10 और 5 15, 15x बराबर हो जाएगा 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 अपन 15, 15 से काटेंगे हो जाएगा 15 दूना के 30, बचा यहाँ से 6 0, तो 15 चौके 60। x का मान कितना आया? 24 डिग्री। यानी कि सबसे छोटा कोण भी तो x है ना, यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कोण भी तो x है और छोटा कोण के मान कितना आ गया? 24 डिग्री। तो ऑप्शन में कहाँ पर है? 24। हम लोग देख लेते हैं आइए। तो ऑप्शन नंबर बी में है 24 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में D का मान, कोण D का मान कितना है? 125 है, तो कोण A का मान ज्ञात करना है हम लोग के। तो चलिए यहाँ भी हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज है ना। तो चलिए इस तरह से समांतर चतुर्भुज हम लोग खींच लिए और इसका नामकरण कर देते हैं A B C और D। अब इसमें क्या चीज दिया गया है देखिए आकर के हम लोग, तो देखिए इसमें दिया गया है D का मान। D का मान जो है कितना है? 125 डिग्री। तो 125 डिग्री D कोण पर हम लोग लिख देते हैं 125 डिग्री। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के एक खास विशेषता है कि ये जो कोण है क्रम में, ठीक है ना, तो क्रमागत कोण के योग जो होता है ना कितना होता है? क्रमागत कोण का जो योग होता है 180। कितना होता है? और के लगातार क्रमागत कोण के हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को जो प्राप्त होगा कितना होगा?
180, ठीक है ना। और साथ में एक और चीज ख्याल रखेंगे, इस समूह कोण जो होते हैं ना विकर्ण में, समूह कोण एगो यहाँ पर जैसे मान लीजिए बी है और यहाँ पर डी है, तो बी और डी के जो कोण है आपस में बराबर होंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो 120 है तो इसका ये कोण कितना होगा, तो ये जो है क्रमागत है, तो क्रमागत कोण जो है दोनों मिला के 180 होता है। तो मान लेते हैं एगो पता है हम लोग 120 है, तो दूसरा का हम लोग मान लिए x है। अब x इधर साइड हो गया और इधर बराबर में 180, तो ये बन गया समीकरण। तो x बराबर हम लोग क्या हो जाएगा 180 माइनस 120। तो x का मान यहाँ से हम लोग फाइंड हो जाएगा। ये जो x हम लोग माने हैं कोण a के, तो इसका मान कितना हो जाएगा 180 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। a का मान कितना आया 60 डिग्री। ढूंढ लेते हैं कने 60 डिग्री। रुकिएगा, मान हम लोग को उल्टा लिखा लगा, तो कहाँ था 120 नहीं 125 है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको रब करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। छोटा हो जाओ, एक 125 है मान लेते हैं, ठीक है ना। 5 ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 120 करते हैं तो चलिए 125, 120 था ना। अब घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 55, यानी कि ए का मान कितना है 55 डिग्री, ठीक है। वीडियो और कहना समझ में आया तो बैक के थोड़ा सा कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग का मान जो है 125 के जब 120 लिया गया था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 60 आया था। चलिए इसका कहाँ पर दिया गया है 55, तो सी में है, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 17वां प्रश्न, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए दो समांतर चतुर्भुज है जो कि एक ही आधार पर है, ठीक है ना। जैसे देखिए एक आधार ये हो गया और एक आधार ये हो गया, ठीक है ना। ये चतुर्भुज है एक, और इस चतुर्भुज में जो है ये वाला लाइन देखिए, ये वाला जो है इसका नाम दे देते हैं, रुकिएगा, ए बी और हो गया सी डी, ठीक है ना। ए बी और सी डी। तो यहाँ पर जो ए बी है समांतर है किसके सी डी के, और साथ में अभी इसके अंदर हम लोग बनाएंगे चतुर्भुज, क्या बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, तो जो कि ये दोनों आधार के बीच में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं हम लोग उसको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग की एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। अब दूसरा समांतर चतुर्भुज बनाना है जो कि एक ही आधार, ठीक है ना, आधार एक ही होना चाहिए उसका, और वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच होना चाहिए। तो दूसरा यहाँ से खींच देते हैं इस तरह से। अब देखिए हम कलर करते हैं थोड़ा सा दूसरा दूसरा कलर से, जिससे समझ में आए। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज जो है देखिए इस तरह से है हम लोग का, यहाँ से पूरा फिल करते हैं इसको। एक समांतर चतुर्भुज जो है इस तरह से है, देखिए ये हो गया हम लोग का एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। और दूसरा वाला के देखेंगे तो इस साइड से जो है पीला कलर से इसको रुके करते हैं समझने के लिए। इस साइड से देखिए ये जो पीला कलर के है ये वाला भाग, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। और ये दोनों समांतर चतुर्भुज क्या है आपस में बराबर है, क्या है बराबर है। तो जब दोनों समांतर चतुर्भुज जो बराबर है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल जो है, इसका नामकरण मान लीजिए करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा ओके, मान लीजिए पी दे देते हैं ओके क्यू। तो यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज मिला है, उन लोग के नाम लिखते हैं। इधर जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्या नाम हो जाएगा ए बी क्यू डी, ए बी क्यू डी। इस समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। एक चतुर्भुज है इसका नाम क्या हो गया ए बी क्यू डी, और इधर साइड में एक चतुर्भुज मिला है इस तरह से, देखिए समांतर चतुर्भुज, इसका क्या नाम हो जाएगा, चलिए इसका भी चतुर्भुज हो गया नाम ए बी सी पी। इसका क्या नाम हो जाएगा ए बी सी, देखिए ए बी सी पी। इस तरह से एक चतुर्भुज है और एक इस तरह से, देखिए इस तरह से चतुर्भुज है, ठीक है ना। अभी दोनों का जो क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये बराबर है। तो यानी कि यार के मान लीजिए इसका 5 हो गया तो इसका भी कितना होगा 5, और दोनों कटेंगे तो कितना हो जाएगा 1:1। तो इसका राइट आंसर जो है 1:1। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना, क्योंकि 1:1 यहाँ पर दे दिया गया है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। देखिए इसको भी हम थोड़ा सा आकृति में बता देते हैं आप लोग के।
इस तरह से वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। और इस तरह से एक हम लोग चाप खींचते हैं, क्या खींचते हैं, चाप। तो जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको डार्क कर देते हैं रेड कलर से, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा इधर साइड में बचल है, तो ये हिस्सा को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो आखिर जो वृत्तखंड मिला हम लोग के, ये किनारे की लंबाई जो होता है ना, ये वाला किनारे की लंबाई, ये जो पूरा किनारे किनारे क्या है, चाप है, ठीक है ना। और टोटल मिला देंगे तो इसे परिधि कहलाएगा, लेकिन हम सिर्फ इस भाग से लेकर के इस भाग की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, चाप है। और ये चाप जो है घेर रहा है किसको, तो इस क्षेत्र को। तो इस क्षेत्र को घेरने के लिए जो वृत्तखंड बना है, इसको घेरने के लिए चाप और किसका सहायता लिया गया है, तो एक जीवा का लिया गया है। जीवा जो होता है परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के रेखा होता है, ठीक है ना, रेखाखंड होता है। तो ये क्या है, जीवा है। तो उसने यहाँ पर एक जीवा लगा है, यहाँ पर देखिए, तो ये जीवा और इधर साइड से कौन है, चाप है। तो चाप और जीवा के बीच में क्या बना, वृत्तखंड। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग के यहाँ पर क्या भर देंगे, केंद्र भरेंगे, जीवा भरेंगे, व्यास, त्रिज्या, तो यहाँ पर हो जाएगा जीवा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जीवा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 18वां के बाद 19वां प्रश्न दिया गया है, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा का केंद्र से दूरी बताना है हम लोग के। चलिए इसको भी थोड़ा सा ना यहाँ पर करते हैं, चलिए इस साइड में कर देते हैं। एक वृत्त हो गया और इस वृत्त के एक अथी है, जीवा है, ठीक है ना। जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये जीवा है और इसका लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। और वृत्त जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कितना वाला, 5 सेंटीमीटर। यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी कितना है, इसका आर है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग से कहा जा रहा है इस केंद्र से, और इस जीवा जो है ना, जीवा की निकटतम दूरी कितना है, तो यह केंद्र है। और इसके बाद जीवा के निकटतम दूरी बताइए, इस बिंदु पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर कि यहाँ पर, तो यहाँ पर मध्य बिंदु मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मध्य बिंदु में। और जब हम केंद्र से मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना का, 90 डिग्री का। और मध्य बिंदु पर यदि मिलाए हैं तो जो रेखा है ये अपने आपस में दो भाग बढ़ जाता है, एक इधर और एक इधर। तो दो भाग बढ़ गया तो दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर। अब बराबर होंगे तो जो इधर साइड वाला जितना मान होगा उतना इधर साइड वाला, तो पहले से कितना थे 8, तो अब 50-50 में बढ़ गया, आधा आधा में। तो इधर साइड वाला मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब इधर से देखें, हम इसको आकृति में से थोड़ा सा उसको निकाल देते हैं, इस साइड से इसे कर देते हैं। तो देखिएगा ये वाला मान कितना हो गया है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर समकोण है ना। और ये वाला मान कितना हो गया है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा आधा हो गया है। अब यहाँ पर नाम हम लोग कुछ दर्शाना चाहें तो मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो हम लोग यही पूछा गया है कि ए और बी के बीच की दूरी, मतलब जो जीवा है और वहां से केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो वही बताना है। तो हम लोग ए बी का मान पता नहीं ना है, तो इसको हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पर लिख देते हैं, रुकिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण कौन है, जो तिरछा सबसे बड़ी भुजा AC। तो कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर होता है किसके, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो जिसका मान हम लोग को पता है उसको रख देते हैं। कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर हो गया, बराबर आधार के मान नीचे वाला आधार हो गया तो 4 के स्क्वायर हो गया, प्लस में लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हम लोग को तो पता नहीं है लंब का मान, तो इसलिए 4 चौका 16 हो जाएगा और 5 5 25। इस 4 चौका 16 होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर हो गया लंब का स्क्वायर, लंब माने वही AB, ठीक है ना। अब देखिए 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और लंब के स्क्वायर इधर से आएगा तो इधर साइड हो जाएगा रूट, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ लंब, क्योंकि जो है इधर से हम लोग स्क्वायर हटाए हैं। तो जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि केंद्र से लेकर के उस जीवा के निकटतम जो लंबाई है वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इधर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है 3 सेंटीमीटर 19वां था ना, हाँ इसका, हाँ 3 सेंटीमीटर देखिए ए में ही है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां नंबर। 20वां में देखिए दिया गया है अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण हम लोग को बताना है, ठीक है ना, कि कितना होता है। तो अर्धवृत्त का कोण ऐसे समकोण होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ा सा कैसे होता है, आइए दिखाते हैं। देखिए एक अर्धवृत्त हम लोग को इस तरह से बना लेना है, अर्धवृत्त हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस बिंदु से व्यास है, यहाँ मान लीजिए ये केंद्र हो गया, तो यहाँ से लेकर के ए और यहाँ पर ओ करते हैं बी, तो ए से लेकर के बी तक क्या हो गया व्यास हो गया। अब यहाँ पर जो व्यास के सिरा है एगो ए है एगो बी है, तो ए से हम लोग परिधि पर की एक लाइन पढ़ते हैं ना, परिधि पर मिलाते हैं ए बिंदु से, और एक लाइन मिलाते हैं हम लोग बी बिंदु से, जो यहाँ से ए से मिला है उसके अंतिम सिरा की ओर। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना ये होता है समकोण, और इसी को कहते हैं अर्धवृत्त का कोण। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त का कोण। तो ये कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना।
राइट आंसर हम लोग का जो है समकोण या 90 डिग्री हो जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है। 20वां प्रश्न देखिए, अभी तुरंत बता ही दिए हैं तो क्या बताएंगे इसमें, बी है ना, हाँ, समकोण। नेक्स्ट है 21वां, ए बी सी एक समकोण, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है तो, ठीक है ना, ए बी सी जो है त्रिभुज की लंबाई है तो हम लोग की कंडीशन बताना है क्या हो सकता है। तो देखिए कभी भी त्रिभुज जो होते हैं इस तरह से मान लीजिए, तो त्रिभुज के भुजा मान लीजिए एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। तो याद रखिए कि जब भी हम लोग दो को भुजा के जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो तीसरा भुजा से उसका मान ज्यादा आएगा। चाहे हम लोग बी और सी के करें तो बी और सी का जो हम लोग जोड़ निकालेंगे तो ए वाला जो भुजा है उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को यहाँ पर हम लोग को बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ए प्लस बी करेंगे तो सी से क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पर ए माइनस बी करेंगे तो सी से ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर गलत हो गया। ए प्लस बी बराबर सी करेंगे, ये भी गलत हो गया। ए माइनस बी करेंगे तो सी के बराबर आएगा, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग है ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां नंबर, ठीक है ना। कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक मतलब एक कोण है, मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है ना। अभी कोण था यहाँ पर, अब इसको समद्विभाजक जो है यहाँ से निकल के इसे समद्विभाजक है जो बांट दिया। तो जब बांटा तो कोण के दो हिस्सा में बांटा, लेकिन समद्विभाजक है इसलिए दोनों कोण के क्या है, बराबर बराबर हिस्सा में बांटा, ठीक है ना। यानी कि दोनों कोण को क्या किया, समद्विभाजक जो है दोनों कोण के बराबर बराबर हिस्सा में बांट दिया। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कोण को 2 भागों में बांटा, तो सिर्फ 2 भाग में बांटा है, यहाँ तो सही है, लेकिन ये बराबर में बांटा है, बांट लिया, ठीक है ना। बी में देखते हैं कोण को 2 बराबर भागों में बांटा है, तो हम लोग का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए 10 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज है और अभी कैसा है, समबाहु, मतलब जो है इसका तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर। अगर कि इसकी बात करें तो यो 10 है, इसकी बात करें तो यो 10 और ये भी 10। तो इसका हम लोग का परिमाप बताना है, क्या बताना है, परिमाप, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक फेरी मार लिए तो यही इसका परिमाप हो गया। तो यहाँ से हम लोग शुरू किए, देखिए इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के एक चक्कर आए तो यहाँ से यहाँ तक पूछे कितना हो गया 10, और यहाँ से यहाँ गया तो 10 और 10 20, और यहाँ से यहाँ तक गए तो 30, यानी कि इसका परिमाप कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 30 सेंटीमीटर कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर बी वाला है, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर बी में है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, इसमें दिया गया है हीरोन का सूत्र, ठीक है ना, में एस क्या है। तो देखिए एस जो होता है इसको कहते हैं अर्ध परिमाप, जो कि त्रिभुज के परिमाप बटा 2 होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसी को क्या करते हैं हम लोग, बटा 2 कर दिए तो ये हो गया अर्ध परिमाप। क्या हो गया, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। अब खाली ए प्लस बी प्लस सी के तो क्या हो गया, ये परिमाप हो गया, बटा में 2 कर दिए तो अर्ध परिमाप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर हुआ नहीं हुआ है, इसका नहीं हुआ है। अर्ध परिमाप कहाँ लिखा है, देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप सी में है, ऑप्शन नंबर सी है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां नंबर, देखिए इसमें दिया गया है एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर का है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि अपने जो है चारों तरफ का क्षेत्रफल खाली ज्ञात करना है। मान लीजिए घन है, कोई क्यूब है, उसका सिर्फ चारों तरफ के चाहिए, क्यूब के कितना फर्श हो जाएगा, इसे टोटली 6 फर्श हो जाएंगे, मतलब 4 को किनारे किनारे हो गया और एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग के चारों तरफ के ही चाहिए, ठीक है ना। रुकिए हम आकृति दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से। इंसर्ट है और ड्रॉ, चलिए होम पेज पे आते हैं, नहीं दिख रहा है, व्यू शेप्स, चलिए यहाँ पर मिला तो है शेप में, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। चलिए 3D शेप नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है 3D शेप, ठीक है। चलिए फुल स्क्रीन करते हैं, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप समझिए कि एक कमरा में है और कमरा जो है चारों तरफ से बराबर है, तो आपको सिर्फ चारों तरफ का जो है आपको पूछा जा रहा है चारों तरफ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसे 6 तरफ होता है, ऊपर नीचे 2 जुड़ जाएगा, और लेकिन सिर्फ चारों तरफ होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अगर कि पूरा रहता तो क्या होता, फॉर्मूला से 6 स्क्वायर, लेकिन हम लोग को पूरा नहीं है, यहाँ पर है चारों तरफ, यानी कि 4a स्क्वायर, तो 4 का 4 हो गया, और भुजा का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 4 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे, भुजा के स्क्वायर है इसलिए, तो 4 गुने कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और टोटली मिला के 4 गुने 100 करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पर है देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26वां नंबर,
वर्ग अंतराल 100 माइनस 120 मतलब 100 से 120 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला होता है निम्न सीमा, ठीक है ना, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, डबल चा होगा, ठीक है ना, उच्च सीमा बटा 2, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। अब ये जो 100 है इसको कहा जाता है निम्न सीमा और जो 120 है इसको कहा जाता है उच्च सीमा। अब यही दोनों के हम लोग को जोड़ करके अब बटा में 2 कर देना है। चलिए इसको यहीं पे करते हैं, इधर साइड वाला मिटा देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देर लगेगा मिटाने में, नहीं तो चलिए देखिए निम्न सीमा का मान कितना हो गया 100 और उस सीमा का मान कितना है 120 बटा 2। अभी लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 120 और 100 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ठीक है ना, बटा में 2। तो इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग 110। ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं हम लोग 110 कहाँ पर, देखिए तब बी नंबर में है 110, तो हम लोग का जो आंसर है 110 हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, सही। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां नंबर। देखिए दिया गया है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि सभी प्रेक्षण जितना भी इसमें दिया गया है ना सभी का योग कर देना है, जोड़ देना है, और बटा में जय को है उतना से भाग कर देना है। तो हम लोग इस सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 5 और 5 4 हो जाएगा 9 और 9 5 हो जाएगा 14, 14 0 14 और 14 1 हो जाएगा 15 और 3 18, 18 3 हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाएगा 25 और 25 3 28। टोटल जोड़ कितना आ गया 28 बटा, अब इसमें कै को है उसको गिन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कै को है 10। इसको भाग दे देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो हम लोग के है 2.8 आ जाएगा, ठीक है ना। 2.8 कहाँ पर है देखिए, ये भी नहीं, हाँ यहाँ पर देखिए डी में है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी है 2.8, 2.8 है, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया गया है आंकड़ा और यहाँ पर आंकड़ा का जो है माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्यक। देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए इसमें सिंपल फॉर्म हम लोग पहचानना है पहले सम है कि विषम। सम के लिए अलग कंडीशन है और विषम के लिए अलग। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है 1 2 3 4 5 विषम है, क्या है विषम। दिया गया जो संख्या है वो कैन गो है, तो जो संख्या है टोटल 5 गो है, कै गो है 5 गो, और ये है विषम, क्या है विषम। तो विषम में क्या किया जाता है कि इसका n/2 मतलब जो बीच वाला होता है ना उसी को ले लिया जाता है। तो इसमें बीच कौन है, और उससे भी पहले आपको ध्यान देना है हमेशा कि ये आरोही क्रम में होना चाहिए। कौन क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है ना। आरोही क्रम में नहीं रहेगा तो आप आरोही क्रम में सजा लेंगे, हालांकि यहाँ पर शायद दिया है आरोही में, हाँ आरोही में ही दिया गया, ठीक है ना। तो बीच में कौन हो जाएगा, इधर से 2 हो गया और इधर से 2, बीच में बच गया 8। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 जो है इसका मध्य है। कहाँ पर है, ऑप्शन में बी में है दिया गया, राइट आंसर हो गया। देखिए 29वां प्रश्न है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। तो देखिए याद रखिए कि जो संभव घटना होती है, कौन घटना, संभव या निश्चित घटना, ठीक है ना, निश्चित घटना, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना या एकदम संभव घटना जो होता है उसका प्रायिकता होता है 1, और जो असंभव घटना होता है, कैसी घटना, असंभव घटना, इसका प्रायिकता होता है 0। तो ढूंढ लीजिए हमें से हम लोग को कौन पूछा है असंभव घटना, तो असंभव घटना 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्का क्या बार उछाला जाता है 2 बार उछाला जाता है, तो परिणाम की कुल संख्या देखिए एक सिक्का को एक बार यदि हम लोग उछालते हैं, एक सिक्का को यदि हम लोग एक बार उछालते हैं, ठीक है ना, तो कै गो मतलब जो संभव परिणाम आ सकता है, या तो हेड या तो टेल, यानी कि 2 गो परिणाम आ सकता है, कै गो 2 गो। तो जब एक सिक्का यहाँ पर एक 2 सिक्का एक ही सिक्का, ठीक है, तो एक ही सिक्का को जब हम लोग एक बार उछाले तो 2 गो परिणाम आया, तो एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो प्लस में 2 और परिणाम जुड़ जाएगा, यानी कै गो हो जाएगा 4 गो परिणाम हो जाएगा, कै गो 4 गो। ऑप्शन कहाँ पर है 4, बी में सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए हम लोग के जो है ना हर में देखना है कि हर का हर के हम लोग गुणनखंड करेंगे ना तो उसका घात में मतलब उसका गुणनखंड में 2 आना चाहिए, या तो 2 गुने 5 आना चाहिए, और इसका घात में कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए n कुछ भी हम लोग दे देते हैं, या कम से कम 2 के घात में कुछ ना कुछ 2 आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 भी आ सकता है, ठीक है ना। और किस तरह का रहेगा इसका हर में तोड़ने के बाद, तो हम लोग समझेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, अन्यथा शांत नहीं है। तो यहाँ देखिए ए में बटा में 11 है, यानी कि हर में 11 है, इसमें से है कोई नहीं है, तो ये जो है शांत नहीं है, गलत है। यहाँ पर देखिए 25 है, 25 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 आ गया, यानी कि
5 जो है गुणनखंड तोड़ने पर आया ना, तो 5 वाला क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया 5 वाला, ये जो है शांत होता है, तो ये जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है शांत हो जाएगा। अब इसे आगे हम चेक करना चाहें तो यहाँ देखिए 13 है, ये टूटबे नहीं करेगा, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं तो है, ये नहीं है, यहाँ पर बी है, तो कहला होगा ऑप्शन क्यों हो जाएंगे हम लोग, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा 9/25। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां, बहुपद 3x माइनस 2 का शून्य ज्ञात करना। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर में जस्ट शून्य लेना है, 0। देखिए यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर ले लेंगे 0, तो ये 2 जो है ना माइनस में देना क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस में 2, और x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बटा में आ जाएगा 3, 2/3 जो हम लोग का राइट आंसर है, कहाँ पर है तो सी में ही है। देखिए यहीं पे हम लोग हल भी कर दिए हैं, सी ऑप्शन जो हम लोग का सही हो जाएगा 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड इसको करना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम यहाँ से ना अलग ले लेते हैं, ताकि हम लोग जो है इसको साफ सुथरा अच्छा से सॉल्व कर सके। ऑप्शन भी ले लेते हैं, चलिए कि कौन हो जाएगा, डायरेक्ट वहीं पे हम लोग क्लियर रख लेंगे। रुकिएगा, कट गया का तो फिर ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है हम लोग का, और इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है 6x² प्लस 5x माइनस 6, ठीक है ना, यहाँ पर 5 है, और इसी का हम लोग का गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होता है कि जो x² होता है ना, इसका में जो अचर मान जुड़ा होता है और लास्ट में जो अचर मान है, दोनों के गुना करना होता है। क्या करना होता है, इसको और इसको जो है गुना करना है हम लोग, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, इधर साइड लिखते हैं 36, और इसको हम लोग के गुणनखंड कर देना है। तो 2 से क्या बार में 18 बार में, ये 2 से क्या बार में चल जाएगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में चल जाएगा। अब इस जो भी मान है 2 2 3 3, इस मान का प्रयोग करके हम लोग का बीच वाला मान लेना है, मतलब प्लस में 5 लाना है, 5x, ठीक है ना, प्लस में। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, और कि हम लोग 3 तरीके 9 कर देते हैं इसको, और 2 दूनी के 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ना प्लस में। तो वही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे, यानी कि जहाँ 5 लिखल है, 5x लिखल है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 4x। 4 कैसे, तो 2 दूना के 4 और 3 तरीके 9 हुआ था। अब इसको और हम लोग घटाएंगे तो हम लोग के फिर से 5x आ जाएगा, यानी कि जहाँ पर 5x है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 4x। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6x², अब यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 9x माइनस क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि 5x से जब हम लोग निकाले हैं अभी जस्ट कि 9x माइनस 4x लिख सकते हैं। और इसके बाद इधर क्या बचल है, माइनस में 6 लिख दिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे, और हल करने के दरमियान हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि इसका जो पेयर बनेगा जोड़ा, इस जोड़ा में से कुछ उभयनिष्ठ के हम लोग को मिलता है तो उसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 के पढ़ा में आने वाला भी है, और 3 पढ़ा में आने वाला 9 भी है, और 6 भी, और दोनों में देखिए 1 से 1 शामिल है। तो हम लोग इधर से 3 निकाल देते हैं। आप लोग पहले लाइनों मिटा देते हैं ना, तो आप लोग गड़बड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अब इस दोनों में से जो हम लोग 3 3 निकाल लेंगे कॉमन, तो 3 निकालेंगे इसमें से, तो 3 दूना के 6 होता है ना। तो इधर हम लोग 3 निकाल दिए, साथ में x भी निकाल दिए, तो 3 दूना के 6 होता है, इसलिए 2 हो गया, x² था, यानी कि एगो x बचल रह गया, प्लस था प्लस दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 9x था, तो इसमें से निकाले हैं 3 को गुना में, तो कितना बचा, यहाँ पर 3 तरीके 9 होता है, इसलिए 3 बचल है। अब इधर ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पर जो कोष्ट में आया हम लोग के 2x प्लस 3, ऐसा ही हम लोग के जो है ई वाला पेयर के साथ मदद लेकर के इधर लाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी 2 के पढ़ा में आने वाला है, यहाँ भी 2 के पढ़ा में आने वाला है, क्योंकि 2 के पढ़ा में 4 भी आता है, 6 भी आता है, तो यहाँ से हम लोग जो है -2 ले लेते हैं बाहर। तो हो जाएगा 2 दूना के 4 और x अंदर में बचला जाएगा, क्योंकि x नहीं निकला है, माइनस हो जाएगा इस साइड में, माइनस ले ली है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ क्या बच गया 6, तो 6 के 2 निकाले तो 2 3 6 होता है ना, तो अंदर में बच गया 3, ठीक है। इस रफ कार्य को इस साइड इसी साइड छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो गया, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर प्राप्त हो गया हम लोग के 3x इंटू 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। अब देखिए ये वाला जो भाग है हम लोग के 2x प्लस 3 यहाँ क्वेश्चन में, और 2x प्लस 3 दोनों और के बराबर हम लोग तो समझें कि हम लोग जो सॉल्यूशन है हम लोग सही काम किए हैं, ठीक है ना। और कहीं मिस्टेक आता है तो हम लोग पुनः जांच करेंगे, चेक करेंगे कहाँ गड़बड़ है। अब क्या करेंगे, इसका अगला प्रोसेस को देखिएगा। अगला प्रोसेस है कि एक बार बाहर ला एक बार भीतर ला, मतलब 3x माइनस हो जाएगा 2, और बाहर में बाहर वाला ले लिए, एक बार भीतर वाला ले लेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 3। अब हम लोग को देखना है, ये हम लोग इसका गुणनखंड निकाल दिए हैं, ये ऑप्शन में कहा है 3x माइनस 2, और गुना में है 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर
2x+3 दिया गया है और यहाँ पर 3x+2, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए में जो है गलत है, ए ऑप्शन में हम लोग का गलत है। बी में देखते हैं हम लोग 2x+3, 2x+3 देखिए इस पक्ष में है, चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद 3x-2 इस पक्ष में है, यानी कि ये वाला जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए यहाँ पर जो है इधर वाला इधर लिखल है, इधर वाला इधर लिखल है, ठीक है ना, इस साइड में और इधर वाला इस साइड में, तो इससे दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग यदि 2 गुना 3 करेंगे तो अभी कितना आएगा 6 आएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तभी कितना आएगा 6 आएगा, तो गुना में कोई दिक्कत नहीं है इधर उधर आने से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 34वां नंबर की ओर आगे बढ़ गए ना। हाँ 34वां प्रश्न थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखने में कठिनाई होगा, चलिए और छोटा कर दें, कहा जी खिसिया गया, का हो जा छोटा, नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, भागो ना जी तुम। 34वां प्रश्न है, दिया गया निर्देशांक -2,4 का भुज है, इसमें से भुज कौन है बताना है। तो हम आप लोग के पहले भी बताए हैं, पहले के वीडियो में भी देखे होंगे, निर्देशांक जो है x, y के रूप में होता है, ठीक है ना, तो जो x होता है इसको कहते हैं हम लोग भुज, क्या कहते हैं भुज, और जो y होता है इसको कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं कोटि, y को क्या कहेंगे कोटि। अब इसमें से पहचानिए ये x का मान कौन है और y का मान कौन है, जो x का मान होगा वही है भुज, तो x का मान देखिए -2 है और यही हम लोग का है भुज, तो यहाँ पर देते हैं हम लोग a को भुज देते हैं, ठीक है ना, मतलब a जो है सही है -2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35वां नंबर, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। चलिए इसको यहीं पे बनाते हैं, है स्पेस काफी। तो देखिए हम लोग x का और y का मान दे दिया गया, क्योंकि ये जो निर्देशांक है इधर वाला x होता है, इधर वाला y, इसमें हम लोग उसको मान के रख देंगे, तो हो जाएगा 3 गुना y का मान कितना है इसमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए बउआ बच्चा 4 है ना, 4 बराबर, इसके बाद कितना है a है, तो a का मान तो हम लोग को याद करना है, गुना y का मान कितना दिया गया है, y कहाँ x ना जी, x का मान कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस में 7, क्या हो जाएगा 7, एक बार पुनः चेक कर लेते हैं, मिस्टेक नहीं ना हुआ है, 3 हो गया, y का मान यहाँ पर 4 हो गया, a हो गया, गुना में x था, x का मान 3 हो गया प्लस में 7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 से कितना हो जाएगा 12 बराबर, a गुना 3 करेंगे तो 3a हो जाएगा प्लस में 7। अब जो है 12 जो है क्या है, कैसा मान है अचर, और 7 भी अचर, तो दोनों को एक साइड कर देते हैं, तो 3a बराबर हो जाएगा 12 - 7, क्योंकि प्लस में था तो इस साइड आया तो माइनस में हो गया। अब 12 में से 7 घटाएंगे तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, तो a बराबर हो जाएगा 5/3, 5/3 ऑप्शन नीचे है, 5/3 कहाँ पर है ढूंढ लेना है हम लोग के, करने यहाँ है 5/3, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5/3 हो गया ना। 36वां प्रश्न देखिए, दिया गया है 55 डिग्री का पूरा कोण किसे कहते हैं, तो देखिए जब दो कोण के हम लोग मान को जोड़ते हैं ना तो वो हो जाता है 90 डिग्री, कितना, जब दो कोण के हम लोग मान को जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना 90 डिग्री, तो हम लोग उसको कहते हैं पूरा कोण। अब इसमें कहना है कि 55 डिग्री का पूरा कोण खोजिए कौन है, तो देखिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि एक पूरा के मान हम लोग के दे ली है कितना है 55, और दूसरा का मान लिए x, और दोनों को जब मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो ये जो अचर मान 55 है तो इसको उधर भेज देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, रुकिए पहले आप लोग ना बटवा मिटका देते हैं, नहीं तो आप लोग बटा समझ लेते हैं, फिर घाटा लगे लगता है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो x जो है इधर आ जाएगा और 55 जो है उधर चल जाएगा, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 55। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो हो जाएगा 5, यहाँ पर एक कैरी दे दिए थे यहाँ से, तो हो गया यहाँ 8, 8 में से 5 गया तो हो जाएगा यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा 3, यानी कि 35। तो कहाँ दिया गया है ऑप्शन 35, बी नंबर जो है हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है ना। 37वां, चलिए 37वां में त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है और कोण B बराबर 70 डिग्री है, तब A का मान हम लोग को बताना है। तो इसके लिए सबसे पहला नंबर हम लोग एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज, चलिए इस तरह से त्रिभुज हो गया जिसमें कि नाम भी दे देते हैं, A हो गया, B हो गया, C। अब AB जो है ना बराबर है किसके, AB जो है देखिए यहाँ पर BC के बराबर है, तो AB और BC दोनों आपस में बराबर हो गया, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ में कुछ कंडीशन है, B का मान 70 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर जो है B का मान कितना है 70 डिग्री, और बाकी A का पूछ लिया है, तो A यहाँ पर है, तो A हम लोग को पता करना है, तो मान लेते हैं कि A का मान x है, कितना है x। अब देखिएगा आप 9th में पढ़े हैं कि प्रमेय है एक कि त्रिभुज के, ठीक है ना, बराबर भुजा के समकोण क्या होते हैं बराबर। तो देखिए ये जो BC है, तो BC के सामने वाला कोण कितना हो गया x, तो जो है AB भी तो बराबर है उसका भुजा, तो AB के सामने वाला मान कितना होगा x, कितना होगा
x, मतलब इस कोण C के भी मान x और a का भी मान x से होगा। अब हम लोग के x का ही मान पता करना है, तभी जाके हम लोग के a का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि तीनों कोण के जोड़ देंगे, तो तीनों कोण के योग कितना होता है 180। तो मान लीजिए ए के कोण कोण a के जगह पे कितना हो जाएगा x, और b के जगह पे कितना हो जाएगा 70, और कोण C के जगह पे कितना हो जाएगा x, बराबर कितना होना चाहिए 180। तीनों कोणों का योग है त्रिभुज के ना। अब देखिए जो जो अचर मान है उसको हम लोग सबके इधर खदेड़ देंगे, ठीक है ना, 180 तरफ, और जो चर मान है लोग के आपस में मिलने लायक है तो मिला देंगे, तो मिल ही है, एक जाति का ही है, तो हो जाएगा x और x 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 2x बराबर हो जाएगा 0 1 1 110। तो x बराबर कितना हो जाएगा 110 बटा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। x का मान 55 यानी कि a का मान भी 55। अब हम लोग ढूंढिए कहाँ पर है 55, यहाँ पर है, देखिए सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां, एक चतुर्भुज के तीन कोण का मान जो है यहाँ पर दिया गया है 75 90 75, तो चौथा कोण का मान क्या होगा, ठीक है ना, ये हम लोग बताना है। तो इसको हम लोग ना यहाँ पर इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए मिटा गया। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, एक चतुर्भुज इस तरह से है, इसका नामकरण भी करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी और यहाँ पर डी। अब इन लोग के कुछ मान दिया गया है तीन गो के, उसको लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 75 और यहाँ पर मान लेते हैं 90 है, ठीक है ना, कितना है 90, और यहाँ पर भी है 75 और इसका मान लेते हैं 1। ये हम लोग को पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा याद रखेंगे कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोण जितने भी होते हैं उनका योग जो है 360 होता है। तो यानी कि चारों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 360। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग x प्लस 75 प्लस 90 प्लस 75 बराबर हो जाएगा 360, ठीक है ना, 360, क्योंकि चारों अंतःकोण का योग कितना होगा 360। अब जो जो अचर मान है उस सबके जोड़ के उधर साइड ले जाएंगे और जो चर मान है इस साइड रखेंगे। तो उधर साइड ले जाने से पहले सबके यहाँ पे मिला देते हैं क्योंकि एक जैसा है। तो हो जाएगा 75 दूना 150, ठीक है ना। तो x प्लस 150 प्लस ये वाला 90 अभी बचा हुआ है बराबर में 360। अभी दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर, तो हो जाएगा 0 के 0 और 9 5 14 के 4 और एक खसीले हो जाएगा 2, यानी कि x प्लस कितना हो गया 240 बराबर 360। x बराबर यदि हम 75 करके उसको उधर भेजते हैं 240 को, तो 360 माइनस 240 हो जाएगा, जो कि x का मान निकल के कितना आ जाएगा 0 में से 0 0 हो गया, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर 3 है ना, 3 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 1, यानी कि 120। 120 कहाँ पर है ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर डी में ही है, ठीक है ना, 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था ये 39 नंबर 39 नंबर प्रश्न में दिया गया है आंकड़ा 2 3 5 2 5 7 5 4 5 5 6 5 4 1 5 में 5 की बारंबारता। देखिए बारंबारता में क्या करना है कि गिन लेना है कि 5 5 जो है ना कैन 12 है, ठीक है। तो गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार है, 5 5 क्या बार 7 बार, तो 7 बार कहाँ है यहाँ पर देखिए 7 हो गया, ऑप्शन ए में ही है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न, एक सिक्का को 100 बार उछाला जाता है, ठीक है ना, तो पट जो है 60 बार मिलता है, 60 बार क्या आ जाता है पट, तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अब एक सिक्का को जो है 100 बार उछाले हम लोग, तो 100 बार उछालने के बाद जो है जो भी रिजल्ट आया होगा क्या को आया होगा 6 को परिणाम आया, 100 को परिणाम आया होगा, क्या को परिणाम भी 100 को आया होगा। अब 100 को में से जो है 60 को जो है क्या आ गया, दिया गया यहाँ पर पट, क्या आ गया पट, तो 60 को पट आ गया, तो बाकी जो भी बचा कितना बचा 40, ये क्या आया होगा चित, क्या होगा चित। तो चित आने की हम लोग की प्रायिकता की हम लोग देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका अनुकूल परिणाम हो गया 40 और कुल परिणाम कितना था 100, तो 40 बटा क्या हो जाएगा 100। ऑप्शन में देख लेते हैं कहीं पे दिया गया है 40 बटा 100, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 40 बटा 100 आंसर हो गया, ठीक है। बाकी बच्चों आप लोग का और भी सब्जेक्ट का जो मॉडल फिट सभी है, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा आप लोग के। वीडियो में बने रहें, बहुत अच्छा है, और आप लोग देखिए वीडियो को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप लोग का जो है एग्जाम में इसी तरह के हुबहू प्रश्न आएंगे। हो सकता है कुछ नंबर अंक चेंज कर दिया जाए, बाकी प्रश्न इसी तरह से आएंगे। तो आप लोग जी जान लगा के मेहनत कीजिए अच्छा से, क्योंकि आपका प्रयास से ही आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है ना।